हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का प्रश्न पढ़ेंगे और यह सभी क्वेश्चन आपका 6 जनवरी 2022 को स्टेट पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पेपर 1 में आप जानते हैं कि स्टेट पेपर 1 में ईवीएस से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो वह सही प्रश्न जो कि आपका 6 जनवरी 2022 को पूछा गया था आपका ईवीएस से, पर्यावरण अध्ययन से, वह सभी 30 प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और यह सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है आपका एग्जाम में। कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ आप 2011 से लेकर के 2024 तक अब तक स्टेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सही प्रश्न को पढ़ लेते हैं, आप निश्चित रूप से एग्जाम को पास कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में रिपीटेशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का जो बेस होता है यही होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है, लेकिन क्वेश्चन सब यही देखने को आपको मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, सिर्फ 2011 से 2024 तक पूछे गए प्रश्न को पढ़ लेते हैं ना, आप निश्चित तौर से निश्चित रूप से ठीक है आप एग्जाम पास कर जाएंगे स्टेट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 6 जनवरी 2022 को जो प्रश्न पूछा गया था आपका स्टेट पेपर 1 में ईवीएस से, सही प्रश्न को आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर्यावरण का पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकेंड में है। आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होती है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होती है। यहाँ पर दूरी आपका दिया हुआ 1134। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय होती है। यहाँ आपका दिया हुआ है दूरी 1134 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर समय कितना है? 21। ठीक है, अब जब भाग दोगे तो भाग करने से क्या होगा? आपका कितने बार में कट जाएगा? यहाँ पर आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 हो जाएगा। 21 से जब भाग देंगे 1134 में तो क्या होगा? आपका 54 हो जाएगा। 54 बार में कट जाएगा। आपका राइट आंसर होगा 54 मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर 90 मीटर दूरी पर है। फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में है 120 मीटर दूरी तय करने पर पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी है और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? ठीक है, तो जब इसको निकालिएगा तो होगा 150 मीटर दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? 150 मीटर दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से स्लोथ के बारे में सही कथन को चुनिए। स्लोथ के बारे में सही कथन को चुनना है। स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। पहला कथन स्लोथ के बारे में। दूसरा कथन है कि स्लोथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। दूसरा कथन है स्लोथ के बारे में। तीसरा कथन है स्लोथ के बारे में। स्लोथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। चौथा कथन है स्लोथ के बारे में। स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ था स्लोथ के बारे में। बताइए कौन सा कथन सही है स्लोथ के बारे में? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं। स्लोथ की आयु कितना होता है? 40 वर्ष होता है। स्लोथ भालू जैसा होता है, लेकिन भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू होता नहीं है। ठीक है, इनकी आयु कितना होता है? 40 वर्ष होती है और यह दिन के लगभग 17 घंटे क्या है? वृक्षों की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ठीक है, तो यह क्या है? स्लोथ के बारे में कथन सही है कि स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं। स्लोथ की आयु कितने वर्ष होती है? 40 वर्ष। और दिन के लगभग 17 घंटे जो होता है वह वृक्षों के शाखाओं से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका एक यही आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लोथ के बारे में।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न कहता है सर्दियों में ऊनी वस्त्र हम गर्म रखते हैं, ऊनी के उष्मारोधी होने का कारण है। सर्दियों के दिनों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, तो ऊन के और उष्मारोधी होने का कारण क्या है बताइए। तो ऊन के उष्मारोधी होने का कारण है कि ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं क्या है, वायु क्या है, उष्मा का रोधी होता है। यही कारण है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, कि ऊनी रेशों के बीच वायु क्या फंसी होती है एवं वायु क्या होता है, उष्मारोधी होता है। इसे यही कारण है कि सर्दियों में क्या है कि ऊनी वस्त्र क्या हमें गर्म रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिया हुआ, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गोलकुंडा के बारे में। प्रश्न कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में, ठीक है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच कम से कम दूरी होगी। कितनी होगी दूरी? तो 1.562 किलोमीटर होगी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्रश्न है 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा राष्ट्र है? कौन सा ऐसा राज्य है जिनके किनारे पर अरब सागर है? अरब सागर कौन ऐसा राज्य हो जो अरब सागर के किनारे स्थित है? बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य जो है ना अरब सागर के किनारे बसा हुआ राज्य है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है कि ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडिया की जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज का नाम जहां के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? किस राज्य में यह नाच होती है और इस नाच को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह चेराव नाच होती है और यह नाच, चेराव नाच जो है ना, किस राज्य का नाच है? तो यह मिजोरम का है। ठीक है, चेराव नाच जो है यह किस राज्य का नाच है? तो चेराव जो है आपका मिजोरम का है। ठीक है, चेराव नृत्य किस राज्य का है? तो मिजोरम का है। तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, चेराव और मिजोरम। ठीक है, चेराव नाच में लोग क्या करता है, किस तरह का नाच करता है? तो वह जो है ना, लोग जो है जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोग की जोड़ी आमने सामने बैठता है। ठीक है, और ढोल की ताल पर डंडिया को जमीन पर पीटता है तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग क्या करता है? ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग जो है ना एक कतार में खड़े होकर कूदता है और नाचता है। इस नाच का नाम है आपका चेराव नाच। और यह नाच किस राज्य में, यह नाच जो है ना किस राज्य के लोग नाचते हैं इस नाच को? तो मिजोरम राज्य के लोग। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा 3 चेराव और मिजोरम। यह जो नाच होता है ना किस राज्य में होता है? तो आपका मिजोरम राज्य में होता है। ठीक है, चेराव और मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, नाम है? बताइए कौन थी भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था? नाम क्या है उनका? बताइए। तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। भारत की प्रथम महिला और संसार की 5वीं और भारत की प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखी थी। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, बछेंद्री पाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। दीपावली अमावस्या तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, यही तो कथन आपका सही होगा। प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दीपावली के विषय में
सही कथन आपका कि दीपावली जो होती है अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्ष के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। ठीक है। फिर दूसरा है आपका कथन, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तीसरा कथन है, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोग को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। चौथा कथन है, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है जब तक जल तक न पहुंच जाए। अब बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है रेगिस्तानी ओक के बारे में। और पांचवा कथन, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। अब यहां पर देखिए आपका जो है यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्ष, यह वृक्ष जो होता है रेगिस्तानी ओक के बारे में यदि कहा जाए पूछा जाए तो यह वृक्ष जो होती है, इस वृक्ष की जो ऊंचाई होती है वह कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई के समान होती है। ठीक है। यह वृक्ष जो होती है, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। ठीक है। तो यह कथन आपका सही है। यह कथन आपका क्या है? सही है। कथन एक क्या सही है। दूसरा, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। अबू धाबी में नहीं, रेगिस्तानी ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यह कथन गलत भी हो जाएगा। सी है, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है तथा स्थानीय लोगों को जब पानी की आवश्यकता होती है तो पाइप डालकर जल को क्या निकालकर पीते हैं। तो ये कथन आपका सही है। तो सी सही है, ए सही है और सी सही है। अगला, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे की जमीन क्या है जमीन में भीतर जाती है जब तक जल तक न पहुंच जाए। तो ये भी कथन आपका सही है। यानी कथन डी भी सही है कि इस वृक्ष की ऊंचाई जो है ना लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है जब तक कि वह जल तक न पहुंच जाए। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका कथन ए सी डी आपका सही है। तो ए सी डी आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन एक में ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी को ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होनी चाहिए? देखिए असम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम में जो है ना अधिक बारिश होती है तो अधिक बारिश होती है तो घर में वहां क्या है पानी लग जाता है। तो पानी से बचने के लिए ही वहां के लोग जो होते हैं जमीन से 10 से 12 फीट ऊंची, ठीक है 10 से 12 फीट ऊंची, जमीन से लगभग कितना ऊंची? तो जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंची बांस के खंभों पर घर बनाते हैं। बांस के खंभों पर घर बनाते हैं और जो घर बने होते हैं वह घर अंदर से लकड़ी से ही बना होता है। ठीक है। और यह घर कहाँ बना होता है? किस राज्य में? भारत के किस राज्य में यह घर पाया जाता है? तो आपका असम में। ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। आपका थर्ड आंसर होगा असम। तो असम में किस तरह का घर होता है? तो लकड़ी की घर होती है जो कि जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 3.5 फीट ऊंची बांस के खंभों पर बनाई होती घर होती है और यह घर अंदर से लकड़ी की बनी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाने का सबसे अच्छा लगता है? ये आपका कौन सा राज्य होगा? ये आपका केरल। केरल में जो है ना लोग टेपियोका करी, ठीक है, टेपियोका करी जो होता है ना वो खाना पसंद करते हैं। या किस राज्य के लोग खाते हैं? तो केरल के लोग। ठीक है। केरल के लोग टेपियोका क्या होता है? तो नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ एक टेपियोका खाना पसंद करता है। कहाँ के लोग? आपका केरल के लोग। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा केरल। टेपियोका कहाँ उगाया जाता है? केरल में। याद रखिएगा इस बात को। टेपियोका कहाँ उगाया जाता है? केरल में।
बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की प्रक्रिया शुरू का सर्वोत्तम समय आपका होता है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, मधुमक्खी पालन करने का समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन है आपका एक राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। तो मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या होगा बताइए? तो अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, यह आपका मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा क्या होगा? तो बार बार आप कीटनाशी दवा और उर्वरकों का प्रयोग कीजिएगा तो जमीन क्या हो जाएगा आपका? बताइए, जमीन कैसा हो जाएगा? तो जमीन आपका बंजर हो जाएगा ना। तो कुछ समय के पश्चात क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। कुछ समय बाद क्या होगा? बंजर हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास, ठीक है, गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है। तो पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य होता है आपका पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण। ठीक है, क्या होता है? पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है दोस्तों कि शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपप्रकरण पशु लिया। ठीक है, निम्न में से कौन से उपप्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना। ठीक है, प्राणी उद्यानों में पशुओं जानवरों को देखना। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा बनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3 परिवारों तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? यहाँ पर कह रहा है कि कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण के अध्ययन की पाठ्य पुस्तक नहीं है, क्यों? आप अभी जानते हैं कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकें नहीं होती है, क्यों? कारण क्या है नहीं होने का? तो इसका कारण है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा ही सिखाए जाते हैं। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण जो होता है ना, वो गणित के माध्यम से सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा जो होता है ये आपका गणित के द्वारा ही, गणित भाषा के माध्यम से ही सिखाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण आपका होगा समुदाय। क्या होगा? समुदाय होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, समुदाय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है, तो इसका कारण है अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगा? संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति जो है ना सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बताइए इसका राइट आंसर। तो कार्यों को भागों में बांटे और पृथक रूपों से भागों को पूरा करें। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पर्यावरण
संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण पढ़ाने का क्या है सबसे उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति होगी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। कार्यों को भागों में बांटे और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है। तो ये आपका संकल्पना मानचित्र बनाना। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द जो होता है यह संबंधित होता है आपका समग्र विकास से। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, समग्र विकास से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। तो पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण आपका है कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्रों पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। ठीक है, ये आपका पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्रों पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन एनईपी 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ आपका कथन है कि पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने के एकीकरण करना। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कौन सा कथन है सही। तो सही कथन क्या है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने के एकीकरण करना। ऑप्शन सी भी आपका सही है। तो आपका केवल बी और सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है बी या सी, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न कि एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है। तो वह क्या है, अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता के संवाद करना, इस कौशलों को विकसित कर रहा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम है आपका जल। ठीक है, ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा जल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिया हुआ। प्रश्न के पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। तो क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। यह क्या होगा जब पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना होगा। तो ठीक है, तो यह आपका पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक को उच्च स्तरीय चिंतन करने का यह प्रश्न होगा। ठीक है, ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल न हो। ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा। और यह आपका लास्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर डीवीएस का प्रश्न है कि 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं के समूह और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। तो यह आपका पर्यावरण अध्ययन संप्रेरितों की प्रस्तुति में समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स करके ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था आपका 6 जनवरी 2022 को सही प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, और यह आपका सीटी पेपर 1 का प्रश्न था। ईवीएस से जो प्रश्न पूछा जाता है सीटी पेपर 1 में, ये सही प्रश्न था आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के